स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष सिंह। आज पॉलिटिक्स की पिच पर कई नेताओं ने अपने जौहर दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट पहलवानों के फ्रंट पर हुआ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने एक बार फिर नए आंदोलन की चेतावनी दी। पहलवानों ने कहा कि अगर 15 जून तक ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर बाहुबली सांसद के खिलाफ दंगल का नया राउंड शुरू होगा। अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। देश को मेडल दिलाने वाले पहलवान पीछे नहीं हटेंगे, ना ही झुकेंगे। यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने अपनी महापंचायत बुलाने का जो ऐलान किया था, वो सोनीपत में हुई। सर छोटू राम धर्मशाला में वो पहलवान मौजूद थे जिन्हें देश ने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा था, और फिर ये पहलवान अपना मेडल बहाने के लिए गंगा किनारे तक पहुंच गए। लेकिन इस बार पहलवानों की लाइन क्लियर है। मेडल वीरों ने आखिरी दांव चल दिया है। सरकार से बातचीत अपनी जगह है, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सिर्फ 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। अगर 15 तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर नए सिरे से आंदोलन होगा। हमारे को प्रपोजल दिया, उस पर कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सारी खाप पंचायत जितने भी संगठन हैं हमारे साथ हैं। और ये बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक, तो बहुत छोटी हमने पंचायत, अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो चार्ज सीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोज है उसमें कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। 15 तक हम वेट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सभी हमारे जो जितने भी संगठन हैं सभी संतुष्ट नहीं हो पाए तो 15 के बाद 16 या 17 को दोबारा खोल दी जाएगी। पहलवानों ने इस महापंचायत की कॉल पहले से दी हुई थी, लेकिन इस बार कोई सियासी नेता मौजूद नहीं था। खाप पंचायत और किसान संगठनों के लोग शामिल हुए। पहलवानों ने सबसे पहले पंचायत को सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में बताया। बजरंग के बाद मोर्चा साक्षी मलिक ने संभाला। कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरी पहलवानों को भी प्रभावित किया जाएगा। बयान बदलवाए जाने का डर बना रहेगा। एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही, कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। प्राथमिकता यही है कि अगर ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता तो जांच प्रभावित होती रहेगी, ये आप कह रही है। हाँ बिल्कुल, हो गया ना एक केस, हो तो गया, आपके आगे ही हुआ है। 161 के बयान हुए, 164 के बयान हुए, काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद टूटने का क्या मतलब है, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रेशर है, और उनकी वीडियो उठा के देख लो, लड़की के फादर की, बोल रहा है हम पे प्रेशर है, डर है, घबराहट है। क्या साक्षी इसी तरह का प्रेशर अब बाकी लोगों पे भी है जो कंप्लेनेंट्स हैं? होता है, होता होगा। बजरंग के पास खुद कॉल्स आए हैं, बिक जाओ, टूट जाओ, ये हो जाओ, तो ये सब गलत है। देखो अगर बाहर होगा तो प्रेशर भी होगा। हालांकि सवाल ये भी उठे कि विनेश फोगाट आंदोलन में क्यों नहीं आई, क्या वो आंदोलन से अलग हो गई? इस पर साक्षी मलिक ने कहा कि सारी बातें अफवाह हैं, विनेश हमारे साथ है, उसका संघर्ष जारी है। मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं, बजरंग, विनेश, हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं। विनेश का ना आने का रीज़न है कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है। तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन है। असल में ये खिलाड़ी उस नाबालिग पहलवान की बात कर रहे हैं जिसने यौन उत्पीड़न वाले मामले में अपने बयान बदले हैं। इसी के बाद से कहा जा रहा है कि अब ब्रजभूषण को राहत मिल सकती है, उस पर पॉक्सो वाला केस हट सकता है और ब्रजभूषण अरेस्ट होने से बच जाएगा। यही वजह है कि खिलाड़ी एक बार फिर
आंदोलन की मांग पर अड़ गए हैं। आज एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत आए। उन्होंने पहलवानों के आंदोलन पर खुलकर बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने अगर पहलवानों की मांग नहीं मानी तो फिर किसान उनके साथ धरना देंगे। अब ये आंदोलन देखिए, खिलाड़ी जमे हुए थे, खिलाड़ी घर बैठ गए, कुछ लोगों ने शिकायतें वापस ले ली। क्या हुआ, मतलब क्या चाहते हैं आप? मतलब 2 महीने तक भारत सरकार से वे अपनी डिमांड करते रहे और पूरी भारत सरकार मैनेज करने पर लगी रही, उनको नीचा दिखाने पर लगी रही। पास्को जैसी धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होगी और 2 महीने बाद में फिर कहोगे जी वो आंदोलन तो पिट गया जी, वो आंदोलन वापसी ले लिया जी। क्या करेगा? भारत सरकार किस भाषा को समझती है उस भाषा को बता दो, उस भाषा का इस्तेमाल करा जाएगा। ये लोकतंत्र देश है, इसमें धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकारों के सामने कह सकते हैं और जो सिस्टम को ना मानता हो तो वो फिर किसी चीज को नहीं मानता। न वो आंदोलन पिटा, न वे आंदोलन से वापसी हुए हैं, आंदोलन जारी है। शिकायतकर्ता जो नाबालिग लड़की थी, उसके पिता ने शिकायत वापस ले ली, कहा कि नाराजगी में उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवा दी थी। ये भी आप ही का करिश्मा है? आपने कभी एक रात थाने में बिताई क्या कभी पुलिस के बीच में? रात को जब थाने में बीत जाती है ना, वो तोते की ढाल, उसने काम करा ना करा सारे अपने ऊपर ले लेता है। ये 2 महीने आंदोलन उन्होंने करा, बहुत सी चीजें बदलवाई जाती है और जिस सिस्टम में भारत सरकार लगी हो, उनके कोच लगे हो, उनके रिश्तेदार लगे होंगे, वे किस किस जगह से संपर्क नहीं उन्होंने किए होंगे। वैसे सोनीपत में जो खाप पंचायत हुई उसमें पहलवानों ने उनकी और सरकार की बातचीत की सारी डिटेल्स रखी और 2 दिन पहले खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया था कि 15 जून तक पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर देगी। मगर पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इस बीच बृजभूषण वाले केस में नए गवाह सामने आए और दूसरी तरफ बाहुबली सांसद रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। बृजभूषण की गिरफ्तारी में पेच कहां है? दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पॉक्सो एक्ट लगा है तो गिरफ्तारी तुरंत क्यों नहीं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार पहलवान और उनका सपोर्ट करने वालों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस बीच 2 दिन में 2 और गवाह बृजभूषण के खिलाफ सामने आए हैं। इनमें से एक इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने ऑन कैमरा बयान दिया है। कहा कि 3 अलग अलग मौकों पर बृजभूषण पहलवानों को गलत तरीके से छू रहे थे। एक बार तो वो नशे में थे। 25 मार्च 2022 लखनऊ की फोटो है। वहाँ पर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हो रही थी। एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल के बाद, हर ट्रायल के बाद एक फ़ोटो सेशन होता है कि जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उसके लिए एक फ़ोटो होता है। बाद में एक फ़ोटो सेशन हो रहा था तो प्रेसिडेंट को भी उसमें बुलाया था। तो एक लड़की के साथ जो उन्होंने अभद्र व्यवहार से छेड़खानी की। किन्होंने? अध्यक्ष ने, ब्रजभूषण शरण जी ने एक महिला पहलवान के साथ असुरक्षित तरीके से, जहाँ से लड़कियों को नहीं छुआ जाता। चलो बच्ची को तो हो सकता है, लेकिन एक यंग लेडीज को इस तरीके से नहीं छूना चाहिए। तो उन्होंने छुआ तो वो लड़की वहाँ से छटपटा करके जो पीछे खड़ी थी और फिर आगे आगे खड़ी होकर बैठ के उसने अपना फोटो सेशन पूरा कर लिया। 2013 में वो विदेश का मामला है। कहाँ पे विदेश? थाईलैंड का फुकेट का मामला है। क्या हुआ था वहाँ पर बच्चियों ने चैंपियनशिप में एक उम्दा प्रदर्शन किया था, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वहाँ पर जब सब इकट्ठे हो रहे थे तो बृजभूषण जी और उनके जो साथी थे वो फुल नशे में वहाँ पर आए और बच्चों के साथ, आप बहुत अच्छे लड़े, आपने क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम आपकी सहायता करेंगे। तो उनको अभद्र तरीके से छुआ और उनको इस तरह का आवाज़, जब वो खुद नशे में थे। वहीं इस मामले में अब दंगल गर्ल गीता फोगाट के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत ने बृजभूषण पर नए खुलासे किए हैं। ये आरोप लगाया है कि लड़कियों को रात में बृजभूषण की सिक्योरिटी वाली गाड़ियों में बाहर ले जाया जाता था। हालांकि अब गवाहों का कहना है कि वो पूरी तरह पहलवानों के साथ हैं
और अगर सरकार ने पहलवानों की मांग नहीं मानी तो फिर धरने का नया राउंड शुरू होगा। 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 15 तारीख को जो सरकार ने ये कहा था कि उसके ऊपर या तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे या चार्जशीट हम कोर्ट में दाखिल कर देंगे, दोनों में से कोई सा काम एक हो जाता है तो आंदोलन की रफ्तार इतनी तेज नहीं होगी। नहीं तो बजरंग पहलवान ने यह आह्वान कर दिया है कि अगर 15 तारीख तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी या चार्जशीट कोई भी काम नहीं होता है तो हम दोबारा से 16 तारीख से फिर आंदोलन करेंगे। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है तो पुलिस सभी आरोपों को लेकर जांच कर रही है। 125 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल कोच शामिल है। पता ये भी चला है कि दिल्ली पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए एक महिला पहलवान को लेकर शुक्रवार को ब्रजभूषण के घर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने इस दौरान क्या कार्रवाई की, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि धीरे धीरे गवाह सामने आने लगे हैं। इस बीच ब्रजभूषण का बयान सामने आया, कहा जांच जारी है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 15 तारीख का इंतजार आप भी करें, हम भी करें। गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे आरोपों के बीच ब्रजभूषण सिंह लगातार पार्टी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कुछ दिन वो मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब खुलकर पार्टी प्रोग्राम में दिख रहे हैं। यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में आने वाले चुनाव को लेकर दम भर रहे हैं। अध्यक्ष जी को पूरे मंडल की तरफ से हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में झंडा देवी पाटन मंडल का बुलंद रहेगा। इसका मतलब साफ है कि ब्रजभूषण चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और इसी को लेकर अपने लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में 11 जून को बड़ी रैली करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पहलवानों के आरोपों के बीच ब्रजभूषण की 5 जून वाली अयोध्या की रैली स्थगित हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर ब्रजभूषण 11 जून को रैली करेंगे और इसे बाहुबली सांसद के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। एक दांव तो आज शरद पवार ने भी दिखाया। दिल्ली में बैठकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक ही झटके में भतीजे अजीत पवार की सियासी महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया और दूसरी तरफ बेटी सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। ये संकेत दे दिया कि आने वाले वक्त में बेटी सुप्रिया ही पार्टी को लीड करेगी। मगर सवाल अब अजीत पवार का है, जूनियर पवार का अगला कदम क्या होगा? इसे लेकर महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। शरद पवार ने एक बार फिर ऐसा दांव खेल दिया जिसमें भतीजे अजीत की सियासी बिसात उलझ कर रह गई। न उगलते बन रहा है न निगलते। मौका एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस का था। पवार ने माइक थामा और धीरे से भतीजे पवार को किनारे लगा दिया। बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपना सियासी वारिस तय कर दिया। कुछ साथियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, यही सोचकर हमने ये फैसला किया है। हमें खुशी है कि हमारे साथियों ने ये जिम्मेदारी ले ली है। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगले महीने में एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सुप्रिया पटेल के साथ और किसे क्या जिम्मेदारी दी, ये भी समझ लीजिए। सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवा और लोकसभा में समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रफुल्ल पटेल को एमपी, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रफुल्ल पटेल जी और सुप्रिया ताई दोनों को जो है कार्याध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहे हैं और सारे देश भर में जब प्रचार करना है और पार्टी का काम देखना है तो बहुत सारे लोगों को जुड़ना आवश्यक हो जाता है। तो जिम्मेदारी जो है ज़्यादा उनके ऊपर डाली गई है। पार्टी में सुप्रिया के बढ़ते हुए कद के बाद, उनके नाम के ऐलान के बाद तालियां बज रही थीं। लेकिन सवाल अभी तक महाराष्ट्र में एनसीपी का काम देखने वाले अजीत पवार का था।
सवाल है कि क्या शरद पवार ने एनसीपी में अजीत पवार की सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया? शरद पवार जानते थे ये सवाल पूछा जाएगा और इसके लिए वो पहले से ही तैयार भी थे। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अजीत पवार के पास महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है और उनका नाम साथियों ने ही सुझाया था। शरद पवार चाहे जो कहें, लेकिन इतना जरूर है कि भतीजे अजीत पवार का रोल पार्टी में पहले से तय था। शरद पवार के बाद अजीत पवार को ही पार्टी में नंबर 2 माना जाता रहा है। लेकिन शरद पवार ने अपने एक फैसले से अजीत पवार की महाराष्ट्र वाली सियासत को किनारे लगा दिया। अब पार्टी में उनकी हैसियत पवार, सुप्रिया, प्रफुल्ल पटेल के बाद यानी चौथे नंबर के नेता की हो गई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, साथ में उनको और 2-3 अलग राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। अन्याय हो ही नहीं रहा है और अगर आपको कुछ सवालात और करने हैं डिटेल में तो उनसे जाके पूछिए, वो भी आपको साफ बताएंगे। सोचिए, महीने भर पहले तक शरद पवार पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका भी दिया था। अजीत पवार इस्तीफे के पक्ष में थे, मगर पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने वापस अध्यक्ष पद संभाला था। अब अजीत पवार कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से जो फैसला किया उससे खुश हैं। सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए सबने मिलकर फैसला किया है। वहाँ बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। अजीत चाहे जो भी कहें, लेकिन सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान देकर एक बार फिर सीनियर पवार ने यह साबित कर दिया कि उनकी सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज बात करते हैं अजीत पवार के भविष्य की। क्या वो पार्टी में नंबर 4 की भूमिका में काम करते रहेंगे या फिर एनसीपी में कोई नया गेम होने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। आज गांधी बनाम गोडसे वाली सियासी जंग का लेटेस्ट ट्रेलर भी रिलीज हुआ। कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सपूत कहा था। इसी बयान को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दूसरे दलों ने बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि देश में गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा वाली लड़ाई है। दो 2024 की चुनावी पिच पर मुद्दों का जितना ज्वार है, उससे कहीं ज्यादा तेवर औरंगजेब, टीपू और बाबर पर तल्ख हैं। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब चुनावी पिच पर नाथूराम गोडसे की एंट्री केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कराई। गोडसे पर गिरिराज ने जो बोला, उस पर बखेड़ा खड़ा क्या हुआ, इसके लिए पहले ये जानिए कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह ने गोडसे को देश का सपूत क्या बताया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में रत्ती भर भी वक्त जाया नहीं किया। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आई, जिसमें सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। बात यही खत्म नहीं हुई। गिरिराज के बयान को कांग्रेस ने गांधी बनाम गोडसे की विचारों की लड़ाई तक बता दिया। आज के दौर में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। आप गिरिराज सिंह का नाम बता रही हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे थे कि गोडसे बड़े भारत के वीर सपूत हैं। कौन से वीर सपूत हैं गोडसे? लगाइए लोग गोडसे जिंदाबाद का नारा अगर इतने वीर हैं। क्यों वैधता के लिए गांधी के आगे सिर झुकाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री को विदेश जाकर गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ता है और नतमस्तक होना पड़ता है? और क्यों प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत नहीं देते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं है कि गिरिराज सिंह ने यह कहा? सारी लड़ाई इस देश में, सारी लड़ाई आज के वक्त में गांधी बनाम गोडसे की है। गांधी बनाम गोडसे का एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ।
बीजेपी पर विरोध की मिसालें जेडीयू के खेमे से भी दागी गईं। सियासत और सुर्ख हुई तो चुनावी पिच पर चंबल के डाकू और डॉन दाऊद तक की एंट्री हो गई। गोडसे जैसा व्यक्ति अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं तो चंबल के डकैत भी भारत का माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी और साथ ही साथ विजय माल्या जैसा आर्थिक अपराधी भी। कांग्रेस जेडीयू के सुर में सुर आरजेडी ने भी मिलाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे को मोहरा बनाकर बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया गया। आने वाले दिनों में देखिए महाराष्ट्र बीजेपी को यूं ही स्लीपलेस नाइट्स नहीं दे रहा है। गोडसे के लिए संभवतः गोडसे के परिवार के लोगों ने भी सपूत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए। ये सवाल मेरे लिए नहीं मीन करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पे आप जाते हैं तो गांधी की मूर्तियां ढूंढ ढूंढ के माला पहनाते हैं, ढूंढ ढूंढ के उसके विजुअल्स बनवाते हैं, देश में चलाते हैं, विदेश में कहते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध की धरती से आया हूं, और ये व्यक्ति आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है। हालांकि मुद्दे को आगे बढ़ता देख बीजेपी ने इस मामले को औरंगजेब वाले विवाद से जोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं इस मिट्टी का हैं और गाते किसी और का हैं, लेकिन जो इस देश के तिरंगे का अपमान करेगा उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई मोहब्बत नहीं हो सकता है। वैसे सियासत का यही दस्तूर है, यहाँ मुद्दों को गाढ़ा नहीं जाता, लपेट कर रख लिया जाता है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले जितना बवाल औरंगजेब, टीपू और बाबर पर मचा है, बहुत मुमकिन है कि अब ऐसा ही गदर गोडसे बनाम गांधी की विचारधारा पर मचे। इस बीच सियासत का एक और चैप्टर 23 जून वाली अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग को लेकर भी ट्रेंड कर रहा है। पटना में पीएम मोदी के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कई लीडर्स मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस मीटिंग को लेकर जनता क्या सोचती है, देश का मूड क्या है। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय पथ कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? इसके लिए विपक्षी एकता को फेविकोल जैसा मजबूत जोड़ लगाने की कवायदें हो रही हैं। कोशिशें ही क्यों, बाकायदा 23 जून को पटना में ग्रैंड अलायंस की मीटिंग होने वाली है। फिलहाल महामीटिंग की तैयारी जोरों पर है। पटना में 23 जून को होने वाली ग्रैंड अलायंस की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन और अखिलेश यादव समेत करीब 15 पार्टियों के सबसे बड़े नेता के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन एंटी मोदी मोर्चा 24 की चुनावी पिच पर कितना हिट रहेगा? तमाम सवालों पर सी वोटर के लेटेस्ट सर्वे में जो नतीजे आए वो क्या सिग्नल देते हैं, ये भी जानिए। दरअसल ये 2024 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। पूरे देश की इस ओर निगाहें हैं। ऑल इंडिया सर्वे में क्या इशारा अभी मिलता है, जनता का अभी क्या मूड है, उसे हम परखने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने, उस पर नजर डालिए। हम लोगों के बीच जब गए, जो ये सर्वे हुआ है सी वोटर की तरफ से, सवाल ये पूछा गया कि 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है, क्या लगता है 2024 तक विपक्ष एकजुट रह पाएगा? यह सवाल पूछा गया। जवाब में आप देखिए लोगों की क्या राय थी। हां, अस्तित्व का सवाल है, ऐसा कहने वाले 39% लोग। नहीं, विश्वास की कमी है, ऐसा कहने वाले 51% लोग। और पता नहीं यानी उलझन वाली स्थिति में 10% लोग हैं। तो कुल मिलाकर इसमें से एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि विश्वास की कमी, ऐसा जनता को लगता है। यह कह रहे हैं 51% लोग कि 23 जून को जो पटना में विपक्ष की बैठक है, 2024 तक विपक्ष एकजुट रह पाएगा। उसमें यहां पर इस सर्वे के मुताबिक ये जो रायशुमारी की गई है, विश्वास वाला फैक्टर है, विश्वास की कमी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी एक है। राजस्थान में बीजेपी को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? सी वोटर के सर्वे में इसका भी जवाब मिला। अगला सवाल हम लेना चाह रहे हैं। इस सर्वे में, इस रायशुमारी में यह बात भी हम लोगों तक लेकर पहुंचे
कि बीजेपी को राजस्थान में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। ऑल इंडिया सर्वे देखिए आपके सामने, इस सर्वे का सवाल और उसका नतीजा क्या है। बीजेपी को राजस्थान में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर ऐसा कहने वाले 26% लोग हैं, और पता नहीं कहने वाले 23% हैं। तो यह भी बड़ा दिलचस्प है कि वसुंधरा और पता नहीं कहने वाले भी बिल्कुल आसपास है, 26% और 23%। लेकिन हां, यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ें तो बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा जनता को लग रहा है। फिलहाल इस रायशुमारी के मुताबिक 51% लोग ऐसा कह रहे हैं। राजस्थान की चुनावी नब्ज टटोलने के साथ सी वोटर के सर्वे में नब्ज तो मध्य प्रदेश की भी टटोली गई। मोदी या फिर शिवराज, बीजेपी को किस चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। सी वोटर सर्वे में इन सवालों का भी तिलिस्म टूटा। जब हम लोगों के बीच पहुंचे, सी वोटर के लोग जब पहुंचे, तो सवाल यह भी पूछा गया ऑल इंडिया सर्वे में कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। देखिए उसका जवाब क्या मिलता है, यह भी बड़ा दिलचस्प है। यहां भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे आगे 37%, यानी बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए, तो मोदी चेहरा हो ऐसा कहने वाले 37% लोग हैं, शिवराज ऐसा कहने वाले 24% लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कहने वाले 20% और पता नहीं कहने वाले 19% हैं। तो हालांकि कई लोग अब यह जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मोदी के सामने 2024 में ऑपोजिशन का फेस कौन होगा। क्या राहुल गांधी ऑपोजिशन फ्रंट को लीड करेंगे या फिर किसी और नेता का नाम फ्लोट होगा। इन सारी बातों का जवाब भी आज शरद पवार ने दे दिया। पीएम मोदी को घेरने वाली नई रणनीति का खुलासा भी कर दिया। देखिए जरा। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। जब से तेजस्वी यादव ने नीतीश को पीएम मोदी के सामने प्रोजेक्ट करने का ऐलान किया, उसी के बाद से सवाल उठने लगे कि इस स्टेटमेंट पर दूसरे विरोधी दलों की सोच क्या है। क्या दूसरे विपक्षी दल भी नीतीश को लीडर मानेंगे। इन सारी बातों के बीच शरद पवार सामने आए और महागठबंधन के लिए अपना विजन बताया। 23 तारीख को हम सब पटना में मिल रहे हैं। लोकसभा और राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। अगले 3-4 महीने में राज्यों के चुनाव में हमें मजबूती से काम करना है। तो हो सकता है, लेकिन सवाल था कि अगर एक साथ लड़ेंगे तो फिर अपोजिशन के लिए पीएम का चेहरा क्या होगा। इस पर शरद पवार इतिहास के पन्नों से नया फॉर्मूला निकाल कर ले आए। देश के चुनावी इतिहास में 1977 के ग्रैंड अलायंस का जिक्र किया, जनता पार्टी की बात की। 1976-77 में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, तब जनता पार्टी की सरकार बन गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अगर ऐसा 1977 में हो सकता है तो ये आज भी संभव है। यानी पवार ने पटना वाली मीटिंग के लिए सीधे सीधे सभी दलों को क्लियर मैसेज दे दिया। पवार ने कह दिया कि 1977 वाली टेम्पलेट से मोदी रथ को चुनौती दी जा सकती है। मतलब सब पार्टी एक साथ आ जाएं और पीएम फेस का फैसला बाद में हो सकता है। और जहां तक बीजेपी को रोकने का सवाल है तो फिर 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। एक बार मिलकर कैसे आगे जाना है वो बात हो जाए, उसके बाद आगे के सब मुद्दों पर बात हो जाएगी। जिस राज्य में बीजेपी ज्यादा मजबूत है वहां एक ही विपक्ष का कैंडिडेट हो, ऐसे सुझाव आए हैं। हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मीटिंग देश को एक नई दिशा देगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। पटना में विपक्ष की महामीटिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस तरह की मीटिंग पहले भी हुई है, लेकिन बीजेपी रुकने वाली नहीं है। जितना रोकेंगे, जितना विरोध करेंगे, उतनी मजबूती और उतनी ताकत से, दोगुनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। हर लोकसभा चुनाव के पूर्व इस प्रकार की बैठकें होती हैं, सम्मेलन होता है, रैली होती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। बीजेपी अटैकिंग मोड में है, लेकिन ये भी सही है कि दिल्ली में बैठकर पवार ने ग्रैंड मीटिंग का एजेंडा सेट कर दिया है। शरद पवार ने मीटिंग से पहले ही बता दिया है कि पटना में अपोजिशन लीडर्स के बीच मोदी रथ को रोकने के लिए किस लेंथ पर बात होनी चाहिए और इसमें फिलहाल निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए जगह नहीं है। 2024 के लिए अपोजिशन की स्ट्रैटेजी तैयार है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कुर्सी की पेटी बांध चुकी है। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
इसी सिलसिले में होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र में पब्लिक मीटिंग की। हालांकि उनके निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। I don't want to do मन की बात over here. I'm interested in आपके मन में क्या है। Modern India cannot exist without our constitution and without our democracy. आपने बीजेपी के मीटिंग में कभी I love you सुना है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल के इन बयानों पर जब देश में चर्चा हुई तो बीजेपी ने उसी अंदाज में काउंटर अटैक किया। इस बार राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला किया। पहले गुजरात और फिर महाराष्ट्र में अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग की। शाह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। आज देश भर में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। अमित शाह के बयान में तल्खी थी, आक्रामकता थी। कांग्रेस के नेता लगातार राहुल के बयानों पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे। जवाब अमित शाह ने अपने ही अंदाज में दिया। राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। अमित शाह मोदी सरकार के 9 साल का कामकाज गिना रहे थे, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाअघाड़ी पर भी तीखा अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अब पूरी चुनावी कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इस सिलसिले में वो दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को मेगा रैली करेंगे। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली का रामलीला मैदान। हम बार बार कह रहे थे ये आंदोलन अहिंसा के मार्ग से करना चाहिए। साल 2011 अगस्त का उमस भरा महीना था। 12 साल पहले जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने सियासत की पिच पर कदम रखा, उसी रामलीला मैदान के 12 साल बाद फिर केजरीवाल पावर शो का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया कि चुनी हुई सरकार के पास सारे अधिकार होंगे, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद उपराज्यपाल को सुप्रीम बना दिया गया। अब इसी के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक लड़ाई लड़ रही है, जिसको लेकर 11 जून यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई है, महारैली है, और इसमें करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी दिल्ली सरकार के अधिकारों की लड़ाई केजरीवाल सड़क तक ले आए हैं। 11 जून को 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में जुटाने की कवायदे हो रही हैं, जहां से दिल्ली को खास मैसेज देने की तैयारी है। सब जानते हैं कि जैसे हमारे देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और जैसे देश में एक चुनी हुई सरकार है, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी एक चुनी हुई सरकार है, जिसके अधिकारों को 8 साल पहले केंद्र की सरकार ने छीना। पिछले 8 साल से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली वालों के हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही थी, और आखिरकार सत्यमेव जयते होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने
दिल्ली सरकार को उसके अधिकार लौटाए, दिल्ली की सेवा करने के हक को उनको सौंप दिया। यह बात जो है केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं। नतीजा 8 दिन के अंदर केंद्र की सरकार एक काला कानून, एक अध्यादेश लेकर आती है, उस फैसले को पलट देती है। आम आदमी पार्टी रैली केंद्र के उस नए अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करने के लिए है, जिसके जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर कंट्रोल की गई। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे केजरीवाल के मिशन 2024 का आगाज मान रहे हैं। उधर टीम केजरीवाल सेंटर पर विरोध की मिसालें दाग रही है। रामलीला मैदान साक्षी है अगस्त क्रांति का, जिसके बाद बदलाव की चिंगारी फैली दिल्ली से और पूरे देश में गई। तो आज वही रामलीला मैदान 11 तारीख को साक्षी बनने जा रहा है। दिल्ली के लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस तानाशाही के खिलाफ हमें चुप नहीं बैठना और 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने अपने घरों से केंद्र की सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने कूच करेंगे और यहाँ तक आएंगे। 11 जून को रामलीला मैदान में ठीक 10 बजे केजरीवाल महारैली करेंगे। मेगा रैली के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। इस वक्त रामलीला मैदान में कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं, ये जायजा लेने के लिए कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। और इसी रामलीला मैदान में रविवार 11 जून को करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाने की कवायद की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से।